आ जाता है। नाउ क्या पॉजिटिव एलाइजा आ जाने पे ये 100% श्योर हो गया कि द पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव? नहीं। पॉजिटिव जब एलाइजा आ जाता है तो ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो उस इंसान को, कोई और डिजीज हो जिसके कारण गलत रिपोर्ट आ गई, फॉल्स पॉजिटिव आ गया। तो दैट मीन्स एलाइजा कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है एचआईवी के लिए। एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट थोड़ा महंगा है, एलाइजा टेस्ट सस्ता है। नॉर्मली किसी भी लेबोरेटरी में हो जाता है 300, 350 और 500 रुपीज चार्ज करते हैं लेबोरेटरीज में। एलाइजा टेस्ट इतने में हो जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट इज क्वाइट कॉस्टली, 3000 और मे बी मोर देन दैट 5000। डिफरेंट लेबोरेटरीज दे चार्ज डिफरेंट अमाउंट फॉर दैट। वेस्टर्न ब्लॉट अगर पॉजिटिव आ जाए सो दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट कि भाई एचआईवी पॉजिटिव है पर्सन। रेयर और द रेयर केसेस में वेस्टर्न ब्लॉट भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है तो हमें पीसीआर के जरिए कई बार देखना पड़ता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था उसके जरिए फिर हम कंफर्म कर लेते हैं। पेशेंट का CD4 काउंट भी हम कराते हैं। इफ यू रिमेंबर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, CD4 सेल काउंट कि भाई सेल काउंट कितने हैं, 800 टू 1200 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है, 800 से 1200 तक। अगर ये इतना है तो ठीक है भाई, अभी इम्यून सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये टेस्ट फिर पीरियोडिकली कराते रहना पड़ता है CD4 वाला, अगर कंफर्म हो चुका है कि एचआईवी पॉजिटिव है। बिकॉज हम दवाइयां देनी तब शुरू करते हैं जब CD4 सेल काउंट बहुत नीचे चला जाता है। लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसिकली, लिम्फोसाइट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, तब हम फिर एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दे देते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं कि CD4 काउंट कितना कम आ जाए कि दवाइयां शुरू कर दो। इन सर्टेन कंट्रीज अगर 650 सेल्स रह जाते हैं तो हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स शुरू कर देते हैं। कौन सी दवाइयां, क्या नाम बोला मैंने, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। रेट्रोवायरल क्यों कहा, बिकॉज इट इज अ रेट्रोवायरस। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, तो हमें उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोकना है। ये दवाइयां वायरस को खत्म नहीं कर सकती परमानेंटली, लेकिन उसका शरीर में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा धीमा कर देती है। तो जो नुकसान वो पहुंचा रहा है वो थोड़ा धीमे पहुंचाएगा, धीरे धीरे पहुंचाएगा, और पेशेंट का लाइफ स्पैन थोड़ा और बेटर हो जाता है। ठीक है जी। सो CD4 सेल काउंट हमें कराते रहना पड़ता है। कुछ कंट्रीज में 600 काउंट से नीचे आने पे दवाइयां शुरू करते हैं। कुछ कंट्रीज का ये कहना है कि भाई जब 250 सेल्स से नीचे आ जाए काउंट तब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स शुरू कीजिए। दवाइयां बहुत महंगी हैं, सरकारी अस्पतालों में ही अवेलेबल हैं, है ना। चल आगे बढ़े। एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीटेबल तो है, इलाज करेंगे हम, बट नॉट क्योरेबल। कोई परमानेंट क्योर नहीं कि भाई खत्म हो जाए एचआईवी से, ऐसा नहीं, अभी तक तो हम नहीं कर पाए हैं। एज आई सेड, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अलग अलग तरह की एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन यूज की जाती हैं। दवाइयां एक बार जब शुरू कर दे पेशेंट तो फिर पूरी उम्र लेनी पड़ेंगी, बीच में नहीं छोड़नी है, राइट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है एजिडोथाइमिडीन, जाइडोव्यूडीन, ये ड्रग्स हैं। एक नाम भी बता देता हूं, जाइडोव्यूडीन, एजिडोथाइमिडीन। These are एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, डेली लेनी है मेडिसिन। सो कर क्या रही है मेडिसिन, वायरस के रेप्लिकेशन को धीमा कर रही है, धीरे हो जाएगा, नुकसान कम पहुंचाएगा पर पहुंचाएगा नुकसान, और पेशेंट तब भी इंफेक्शियस है, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन तो दूसरे पार्टनर तक रहेंगे ही। दे प्रिवेंट द एचआईवी इन्फेक्शन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू एड्स, कि एचआईवी पॉजिटिव से एड्स वाली अवस्था आने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। आएगा जरूर वो सिचुएशन, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो सकती, समय लगेगा, लाइफ स्पैन उनका और बेहतर हो जाएगा। एंड दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, बट देयर इज नो 100% श्योरिटी कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, वो मेडिसिन ले रहा है और वो किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो भाई अब वो स्प्रेड नहीं करेगा, नहीं। रिस्क के चांसेस कम हुए हैं, लेकिन रिस्क है, डेफिनेटली है। सो इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पछताने से बेहतर है कि पहले ही उस चीज का हम परहेज रखें, समझें उसे।
National AIDS Control Organization, that is NACO. Have you heard of this? NACO के headquarters कहाँ है? National AIDS Control Organization, where the headquarters located? Delhi, Bombay, Calcutta, कहाँ पे है? Now, teach AIDS curriculum to be used in India. National AIDS Control Organization एक सरकारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये कहा कि टीच एड्स नाम का एक करिकुलम स्कूल लेवल पे होना चाहिए. स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इस चीज की जानकारी दी जाए ताकि वो इस भयानक बीमारी से अपना बचाव कर सके. NACO monitors blood bank licensing and blood donation activities. बिकॉज हमने पढ़ा कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाने से HIV फैलता है. इन्फेक्टेड ब्लड अगर है, उसका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उससे HIV फैलता है. तो दैट मीन्स जहां जहां भी कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप्स हों या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो ब्लड डोनेशंस में इन्वॉल्व हैं, वहां पे बहुत अच्छे से हर चीज की देख रेख होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए. राइट? सो नाको ये सब चीजें देखता है. NACO controls या monitors the testing and reporting of infection transmitted through the blood transfusion. ये भी इसके अंतर्गत आता है. क्लियर है जी? देन सबसे बड़ी संस्था आप जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कॉन्डम्स का. इंडिया में भी है, सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में. The brand of condoms which is distributed free of cost at the government health centers in India is, ये चीज हमने पढ़ी भी थी पहले, Nirod. It is distributed free of cost at the government health centers or the government hospitals in India. World Health Organization says, World Health Organization says that there should be usage of disposable needles in hospitals. इंजेक्शन लगता है जब, आपको पता है ना, बहुत पहले कांच की सिरिंजेस होती थी, अब वो प्लास्टिक की है. यूज किया, फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया. There should be conduction of the camps for regular checkups in HIV prone population. ऐसी एरियाज, ऐसी पॉपुलेशंस जहां पे ज्यादा संभावना है HIV के ट्रांसमिट होने की, वहां पे रेगुलर पीरियोडिक चेकअप्स होने चाहिए. एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो ब्लड यूज हो रहा है वो सेफ होना चाहिए, उसमें HIV नहीं होना चाहिए. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये सारी चीजें इंश्योर होनी चाहिए ताकि हम जितना ज्यादा बचाव हो सके वो कर सके. डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. बड़ी अच्छी बात कही गई है. जानकारी होनी चाहिए और सही समय पे उस चीज का हमें इलाज करवा लेना चाहिए. HIV को हमारे समाज में एक कलंक की तरह या सोशल स्टिग्मा की तरह लिया जाता है. हमारी सोसाइटी की, समाज की संरचना ही कुछ ऐसी है कि किसी भी प्रकार का अगर गुप्त रोग होता है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, तो ये माना जाता है दैट दिस पर्सन इज कैरेक्टरलेस. है ना, ये वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि चरित्रहीन है, इसने कोई गलत काम किया होगा तभी तो इसे बीमारी हुई है. उसे एक बड़ी ही गलत दृष्टि से हम देखते हैं. ये बहुत ही गलत है. ये दृष्टिकोण हमारा पूरी तरह से गलत है. नतीजा ये होता है कि वो पेशेंट कभी बाहर निकल ही नहीं पाता और वो कभी डॉक्टर को अप्रोच नहीं करेगा, दवाई नहीं लेगा, और हो सकता है कि वो दूसरों तक उस इन्फेक्शन को फैला रहा हो बाय डिफरेंट वेज. जेंडर इनइक्वालिटी एंड HIV. हमने ये देखा कि मेल्स कैन सफर विद HIV पॉजिटिव, फीमेल्स कैन सफर विद HIV पॉजिटिव. Whether a person is having same sex relations or whether a person is heterosexual, HIV ऐसा कुछ नहीं देखता, किसी में भी हो सकता है, चाहे कोई उम्र में छोटा है चाहे कोई बड़ा है. लेकिन एक भेदभाव हमारी सोसाइटी में जरूर किया जाता है इस बात को लेके कि अगर फीमेल HIV पॉजिटिव है तो हम एक गलत दृष्टिकोण रखते हैं उसके प्रति कि उसका चरित्र सही नहीं है, उसने मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बनाए होंगे जिसके कारण उसे ये बीमारी हो गई. दिस इज रॉन्ग. जब तक हम इस दृष्टिकोण को नहीं सुधारेंगे तब तक हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे. राइट? अनदर थिंग, सोशल स्टिग्मा क्यों है HIV? If we talk about homosexuality and HIV, homosexuality refers to having same sex orientation or having sexual relations with the same sex partner. क्या ऐसा है कि HIV
is prevalent only among homosexual population? No. Beginning में हमने पढ़ा था that in USA HIV was discovered among a group of people who were having same-sex relations, so we named it as GRID, G-R-I-D. बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये heterosexual population में भी equally prevalent है. हाँ, ये जरूर है that the chances of transmission of HIV during anal sex, they are more because the rectal mucosa is very delicate and it ruptures easily during the penetrative anal intercourse. तो chances ज्यादा हो जाते हैं उस चीज के. ठीक है जी? Is it clear? Right? चल. So ये था HIV के बारे में, HIV के ट्रांसमिशन को लेकर बहुत सारी बातें हमने जानी. नतीजा यही निकलता है that prevention is better than cure and ignorance नहीं होना चाहिए, जिसके कारण छोटी सी चीज बढ़ के बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है. चलिए, एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका पूरी तरह से इलाज हम अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए हैं. अलग अलग वेज हैं जिनसे हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, पर कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हो पाता अगर ये चीज फैल जाए पूरे शरीर में. दैट इज कैंसर. कर्क रोग भी जिसे कहते हैं. कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स. व्हेन आई से सेल्स, तो याद कीजिए, सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. पढ़ा था ना हमने चैप्टर. सेल जो है इट इज द बेसिक fundamental structural and functional living unit of life. Cells they group to form tissues, tissues form organs, organs they form systems, systems form individual. हर सेल में ये काबिलियत होती है कि वो डिवाइड करता है. आपको याद होगा हमने माइटोसिस पढ़ा था, हमने मियोसिस भी पढ़ा था, राइट? सेल साइकिल जब हमने पढ़ा था उसमें इंटरफेस, इफ यू रिमेंबर, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सारे फेजेस सेल साइकिल के बताए. You remember the names of these phases? There is G2 phase, there is G1 phase, synthetic phase, DNA synthesis. याद है ये चीजें? अलग अलग चेक पॉइंट्स हमने पढ़े थे. There is G2 check point, there is G1 check point, there is metaphase check point. एक सेल इस चेक पॉइंट से जब गुजरता है तो सेल ये डिसाइड करता है कि उसे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, क्या उसे डिवाइड करना है या नहीं करना है. कैंसर सेल्स में ये काबिलियत, ये एबिलिटी नहीं रह जाती. अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते रहते हैं, जिसके कारण दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द नियोप्लाज्म और ट्यूमर्स जिसे हम कह देते हैं. बेनाइन ट्यूमर्स क्या हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हैं, ये भी हम आगे देखते हैं. What happens when these regulatory mechanisms do not function properly? ये जो चेक पॉइंट्स की बात करी हमने, सेलुलर लेवल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे तो क्या नुकसान हो जाता है? नुकसान ये हो जाता है, there is formation of tumors. There is formation of tumors. What is a tumor? लिख लीजिए, ट्यूमर, abnormal mass of undifferentiated tissue, undifferentiated hemotissues. It is an abnormal mass of undifferentiated tissue जिसे neoplastic cells भी कहते हैं, and it is formed due to uncontrolled division of cells. जब cells uncontrolled way में divide करते रहते हैं तब tumors बनते हैं. एक नॉर्मल सेल को ये पता है कि कब डिवाइड करना बंद कर देना है. बस भाई मुझे और डिवाइड नहीं करना. डिवाइड कर करके इतने सारे सेल्स बना दिए, जो मेरे आसपास के सेल्स हैं उन्हें भी स्पेस चाहिए, उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो सबको मिलजुल के रहना है. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म एक होता है नॉर्मल सेल्स में जो उनकी फर्दर डिवीजन को स्टॉप करता है. कैंसर सेल्स में यही मैकेनिज्म, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म, खत्म हो जाता है. Let's compare a normal cell with a tumor cell. Normal cells में cell division definite है. ये लिखिए ना बात. Normal cells they show definite cell division. They have this contact inhibition mechanism. लेकिन tumor cells
ट्यूमर सेल्स दे शो इनडेफिनिट सेल डिवीजन, कोई लिमिट ही नहीं है, डिवाइड करे जा रहे हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है या वो टूट टूट के बिखरता जा रहा है पूरे शरीर में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बेनाइंग ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सो इनडेफिनिट सेल डिवीजन है ट्यूमर सेल्स। नेक्स्ट डिफरेंस है, नॉर्मल सेल्स में एक मैकेनिज्म होता है बेटा, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। कांटेक्ट दूसरे सेल से होते ही डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। सो कांटेक्ट इनहिबिशन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कांटेक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके जरिए कांटेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, नोट कीजिए आप, कांटेक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स, ये सेल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है या वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए बाय वर्च्यू ऑफ विच कांटेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी है, परंतु ये ट्यूमरस सेल्स में नहीं है। दे हैव लॉस्ट दिस एबिलिटी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। सो लिखा है ना, ट्यूमर सेल्स में देयर इज नो कांटेक्ट इनहिबिशन, जिस कारण से वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते रहेंगे और नुकसान पहुंचाते रहेंगे। नॉर्मल सेल्स जो हैं उन पे ग्रोथ फैक्टर्स एक पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। There are different types of growth factors, insulin like growth factors, जैसे हम IGF कहते हैं ना, the insulin like growth factors सेल्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं। नॉर्मल सेल्स पे उनका बेहतर असर है, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। नॉर्मल सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स अगर मौजूद है, इफ देयर आर नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स, नॉर्मल सेल्स को वो प्रभावित करते हैं। ट्यूमरस सेल्स के केस में क्या हो जाता है, देखिए, ट्यूमरस सेल्स में पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स अपना असर नहीं दिखा पाते। ट्यूमरस सेल्स के ऊपर वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। क्लियर है जी? Very important factor which you need to understand is angiogenesis. Angio is referring to blood vessels. जब मास ऑफ एबनॉर्मल सेल्स बनता जाएगा तो स्वाभाविक है उसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तो ब्लड वेसल्स ही पहुंचाती हैं। सो नई ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं शरीर में। एंजियोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, एंजियो रेफर्स टू ब्लड वेसल्स। सो एंजियोजेनेसिस क्या होता है? Process of formation of new blood vessels from the existing blood vessels. अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो गई हैं और ये ब्लड वेसल्स इन ट्यूमरस सेल्स को हो सकता है शरीर के अलग अलग हिस्सों तक फैला दे। मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। एक बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो लोकलाइज्ड रहते हैं एक ही जगह तक, एक मैलिग्नेंट होते हैं जिनके सेल्स टूट टूट के ब्लड और लिम्फ के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। दो तरह के हैं, ये टर्म्स मैंने अभी अभी यूज करी, बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट वाले ज्यादा खतरनाक है, राइट, फेटल साबित होते हैं। बेनाइन शब्द का मतलब है नॉट हार्मफुल। ये डिसफिगरिंग हो सकते हैं कि मान लीजिए फेस पे कहीं ट्यूमर बन गया, बॉडी पे कहीं बन गया तो वो देखने में भद्दा लगेगा, डिसफिगरिंग है, कॉस्मेटिक रीजंस के कारण डिसफिगरिंग है। हाँ, कभी कभार पेन भी कर सकते हैं कि उनके आसपास से कोई नर्व निकल रही है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो पेनफुल हो सकते हैं, डिसफिगरिंग हो सकते हैं। दे आर कन्फाइंड टू साइट ऑफ ओरिजिन, जिस जगह पे वो बने वो वहीं के वहीं रहते हैं। एंड दे डजंट स्प्रेड, दे आर नॉन कैंसरस। वो ट्यूमर तो है बट वो कैंसरस नहीं है। कैंसरस वर्ड हम उनके लिए तब यूज कर लेंगे कि अगर उसके सेल्स टूट टूट के पूरे शरीर में फैल रहे हैं। दे कॉज लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी, जैसे मैंने कहा, दे कैन बी पेनफुल, दे कैन कॉज पेन, डिसफिगरिंग। सर्जिकली इन्हें रिमूव किया जा सकता है अगर वो एक ऐसे लोकेशन पे हैं जहां से उनका रिमूवल पॉसिबल।
malignant tumors, ये है भाई खतरनाक बात. Malignant, infectious, they spread to surrounding normal tissues, they are cancerous, और इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. The detachment of cells and their spread to different locations in the body. एक मेटाजेनेसिस आपने पढ़ा था ओबीलिया के लाइफ साइकिल में, सिलेंट्रेटा फाइलम में, उससे मत कंफ्यूज करना. इट इज मेटास्टेसिस, राइट. वो क्या था? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मेड्यूसा एंड पॉलिप वाला. मेटाजेनेसिस, राइट, दैट इज रिलेटेड टू फाइलम Nidaria. What I am telling here is metastasis, spreading of the cancerous cells to different locations in the body. अब ये अलग अलग जगह पे जब फैल जाएंगे, दे स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. स्वाभाविक सी बात, नॉर्मल हेल्दी सेल्स के साथ वो स्पेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन के लिए कंपीट करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेल्स टूट टूट के शरीर की अलग अलग जगहों तक ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के जरिए पहुंच रहे हैं, और जहां जहां ये जाएंगे वहां पे सेटल होके फिर से अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करके मास ऑफ सेल्स बनाते जाएंगे. Okay, so these cells they travel through the blood and lymph. दिख रहा है आपको? ब्लड वेसल्स के जरिए, लिम्फ वेसल के जरिए ट्रेवल करते जाएंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म ट्यूमर्स एट द डिस्टेंट साइड्स. शरीर में अलग अलग हिस्सों तक पहुंच के ट्यूमर्स बनाएंगे और उसे मेटास्टेसिस कहते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ज्यादा खतरनाक है, मृत्युकारक है, फेटल है, राइट? ठीक है जी, इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आई? कैंसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं. कर्क रोग भी जिसे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स के कारण एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड नियोप्लास्टिक सेल्स बनता है, जिसे ट्यूमर कह देते हैं. ट्यूमर्स दो तरह के हैं, बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. बेनाइन ट्यूमर्स लोकलाइज्ड रहते हैं एक जगह पे, डिसफिगरिंग या पेनफुल हो सकते हैं. बेनाइन ट्यूमर्स के सेल्स डिटैच होकर पूरे शरीर में अलग अलग जगहों तक नहीं फैलते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स डिटैच होकर पूरे शरीर में अलग अलग जगहों तक फैल जाते हैं. मेटास्टेसिस ये ज्यादा खतरनाक है. एंजियोजेनेसिस ध्यान है ना, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. चलिए एक असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है, एक रीजन है. दोनों स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और हमें ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. एक सही है, एक गलत है, दोनों गलत है. अगर दोनों सही हैं तो क्या सेकंड स्टेटमेंट पहली वाली का एक्सप्लेनेशन है, राइट? ये सब बातें हमें देख के फिर इसका आंसर देना. चलो जी, स्टेटमेंट है पहला, ऑल कैंसर्स आर ट्यूमर्स. ओके. सेकंड, ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू. दोनों बातें सही हैं, पर क्या दूसरी बात पहली बात को एक्सप्लेन कर रही है? उसका रीजन है. So let's see. Both assertion and reason are true, but reason does not correctly explain the assertion. All cancers are tumors. तो भाई इसको एक्सप्लेन थोड़े ना कर रहा है that tumor is an abnormal mass of tissue. Okay? चलिए, so second option is the answer. Now, एक विशेष बात बताना चाहूंगा आपको. क्या है जी वो खास बात? देखते हैं. शरीर के सेल्स के पास खास तरह के जीन्स होते हैं जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहा जाता है. इंपॉर्टेंट, सेलुलर ऑन्कोजीन ध्यान रखिएगा. ऑन्कोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी. सो सेल्स में सेलुलर ऑन्कोजीन्स है, सी ऑनक्लिक है ना, जिसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं. सभी लोगों में ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं. तो आप सोचेंगे कि सभी को कैंसर हो जाते हैं? नहीं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में बदल देते हैं. प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कैंसर कॉजिंग जीन्स में एक्टिव कैंसर कॉजिंग जीन्स वो बना देते हैं. वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कैंसर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? हार्मफुल रेडिएशंस हो सकती हैं. सो कैंसर के जो कॉजेज हैं, कलेक्टिवली हम एक कैटेगरी दे देते हैं इसे कार्सिनोजेंस. कॉजेज ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस. सो कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स that induce transformation of
नॉर्मल सेल्स टू कैंसरस सेल्स, वो एजेंट्स जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स बना दें, दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ऐसे एजेंट्स फिजिकल हो सकते हैं, ऐसे एजेंट्स कुछ हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे एजेंट्स बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जैसे वायरसेस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस याद है आपको, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्विकल कैंसर इन फीमेल्स, याद होगा आपको, है ना। फिजिकल एजेंट्स, रेडिएशंस है, हार्मफुल रेस, एक्सरेज, यूवी रेस। केमिकल एजेंट्स में कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड है जो एक्ने क्रीम्स या स्किन क्रीम्स में होता है, दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, राइट। तंबाकू जब जलाया जाता है तो कई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, वो जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स का कैंसर। तो आने वाले सेशन में हम इस बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फिजिकल एजेंट्स हैं और वो कैसे करते हैं कैंसर, केमिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से हैं, कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट्स हैं, बायोप्सी के जरिए, एक्सरे के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए कैसे कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद हम जानेंगे कि इलाज कैसे करते हैं, सर्जरी के थ्रू करना पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी, chemotherapy, combination of different types of therapies. So we'll discuss all these things in the coming sessions. जो नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा, राइट। एचआईवी के बारे में बहुत सारी नई बातें आपको पता चली होंगी, एंड इसके अलावा कैंसर के बारे में भी आपको नई बातें पता चली। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे और बेहतरीन बातें जानेंगे। याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। So namaskar, bye bye, God bless you all, wish you all a very bright and prosperous future. Stay blessed.